आदित्य का गुस्सा। चैप्टर 8 चलिए शुरू करते हैं। अबीरा आदित्य की गलतफहमी दूर करने के लिए सीधे सीधे बोलना चाहती थी। अरे यार, तुम गलत समझ रहे हो हस्बैंड, मैं इतनी ज़्यादा भी ठड़की नहीं हूँ। लेकिन आदित्य अपने पीछे कदम बढ़ाते के चक्कर में वह पीछे बेडशीट के कोने से टकरा जाता है और खुद के बैलेंस को संभाल नहीं पाता और अबीरा का हाथ पकड़ एकदम से उसे अपने ऊपर ही खींच लेता है, जिससे दोनों एक साथ बेड पर जा गिरते हैं और दोनों ही नज़रें आपस में मिलती हैं, जिससे दोनों ही एक पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो से जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एकदम से अबीरा अपने होश में आती है और जीभ दांत तले दबाते हुए एम्बैरस होकर आदित्य से दूर होते हुए बेड की दूसरी साइड बैठते हुए अपनी उंगली आपस में जोड़ते हुए कहती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसे बहुत समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में उसे क्या बोलना चाहिए। एक तो पहले से ही उसने सब कुछ गड़बड़ कर दी थी और अब उसका मन पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। वहीं आदित्य को तो अभी भी शौक था, लेकिन फिर भी वह उठकर बैठते हुए थोड़ा अजीब फील कर रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसे एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी जब दोनों के बीच सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी और दोनों ही इसको समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को क्या कहे। दोनों ही एक दूसरे से नज़रें फेरे बैठे हुए थे और दोनों को ही नज़रें मिलाने में शर्म आ रही थी। दूसरे के अपोजिट बैठे जैसे कॉलेज के लवर्स हो जो लाइफ में पहली बार रिलेशनशिप में आए हो और पहली बार अपने प्यार का इकरार किया हो और अब एक दूसरे को देखने में शर्म आ रही हो। आदित्य अपने आप को शांत करते हुए एकदम से कहता है, मैं कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ अभी। वह जल्दी से उठकर वार्डरूम की ओर चला जाता है जहाँ पर सारे कपड़े और सामान रखा हुआ था। अब जाकर अबीरा थोड़ी राहत महसूस करती है और वो अपने सर पर हल्की सी चपेट लगाते हुए कहती है, अबीरा तू भी ना, क्या करने की ज़रूरत थी, सच गड़बड़ कर दिया। सच में तू एक नंबर की स्टूपिड है। वहीं आदित्य भी अपने कपड़े चेंज कर वार्डरूम से बाहर आ जाता है। उसने अभी नॉर्मली टी शर्ट नीचे लोवर पहना था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था और उसके बाद अभी भी थोड़े बिखरे हुए थे जिससे वो पानी टपक रहा था। आदित्य अबीरा की नज़रें का अंदाज़ा कर सोफे पर बैठ जाता है और फिर अपने पैरों पर पैर चढ़ाते हुए एक नज़र अबीरा को देखता है और फिर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वहीं आदित्य जानता था कि अबीरा यहाँ क्या करने आई थी, लेकिन फिर भी वह अनजान बनते हुए बिल्कुल स्ट्रिक्टली होते हुए कहता है, क्या कर रही थी यहाँ पर। तो अबीरा आदित्य की बात सुन एक पल के लिए तो हड़बड़ा जाती है और फिर एकदम से उचक कर कहती है, मैं अभी तो कुछ नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने पति परमेश्वर को कौन सा झांसा दे। बेचारी तो यहाँ उसे बस दिल में हलचल मची हुई थी और वो बस अपनी नज़रें चुराकर आदित्य को ही देख रही थी और मन ही मन कह रही थी, पति परमेश्वर कैसे हैं ये बता दूं क्या, ताकि मेरा पोपट बन जाए। नहीं, पहले ही मेरी अच्छी खासी बैंड बज चुकी है। अब दिमाग के घोड़े को दौड़ाकर सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या जवाब दूं ताकि ये आदित्य मेरी बात से सेटिस्फाई हो जाए। वहीं आदित्य भी अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था, इसीलिए वो खुद अबीरा के मुंह से सुनना चाहता था कि वो अबीरा उसके साथ यहाँ रहना चाहती है, उसी के साथ उसी के कमरे में। आदित्य बिल्कुल भी जताना नहीं चाहता था कि वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट है, उसकी कोई मर्जी है, बल्कि सभी मर्जी अबीरा की है और वो उसकी मर्जी मानने को तैयार है। लेकिन अबीरा तो यहाँ कंफ्यूज थी और आदित्य को गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि इतने देर से वो कुछ बोल ही नहीं रही थी और ऐसे ही 10 मिनट बीत चुके थे। अबीरा अभी भी अपने छोटे से दिमाग में ढेर सारे फाड़ू आइडिया ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन एक भी आइडिया उसके दिमाग में फिट नहीं बैठ रहा था जिससे आदित्य को चिपका सके। जिससे अब आदित्य को थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कुछ कहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या, क्या कर रही थी यहाँ पर तुम। और अब अगर सीधे सीधे जवाब नहीं दिया तो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ।
पनिशमेंट का नाम सुनकर अबीरा के चेहरे का रंग एकदम से काला पड़ गया और वो एकदम से घबरा कर कहती है, मुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें यहाँ पर देखने आई थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो आदित्य अपनी आंखें छोटी कर कंधे उचकाते हुए कहता है, क्यों, मैं अपने ही कमरे में क्या करूँगा, इसमें भी तुम्हें बताने की ज़रूरत है। तो अबीरा एकदम से अपनी जीभ दांतों तले दबा लेती है और उधर अपनी नज़रें घुमाते हुए मासूमियत से आदित्य को देख कहती है, सॉरी, और फिर एकदम से आकर उसके पास बैठ जाती है और कहती है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। और फिर एकदम से आदित्य के हाथ पकड़ अपने सीने पर रखते हुए कहती है, और यहाँ बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खाली सा है। तुम यकीन नहीं मानोगे लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इतनी कि तुम्हारी याद के समंदर में मैं डूबते हुए तुम्हारे रूम में चली आई। और कॉलेज में भी मुझे इतनी याद आ रही थी कि एक पल तुम्हारे बिन रहा नहीं गया। तुम्हारी याद में देखो सूख कर मैं आधी हो गई हूँ। आदित्य की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। अभिना नॉन स्टॉप बस कहे जा रही थी जिसे आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या ही कहे। वहीं अबीरा भी आदित्य को कंफ्यूज करने के बाद आदित्य की गोद में एकदम से बैठते हुए अपना सर उसके सीने पर अपना दोनों बाहें डाल उसके गले में कहती है, अब तो तुम समझ आ रहा है ना हस्बैंड कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारी जुदाई एक पल सही ना जाए। अब तो आदित्य को भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी क्योंकि आज उसकी बीवी कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्ती उससे गले पड़ रही थी, क्योंकि उसने इतने हद से ज़्यादा प्यार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। वहीं अबीरा भी मन ही मन खुश होते हुए कहती है, मैंने अपने प्यार का पति परमेश्वर पे जाल तो बिछा दिया है, बस अच्छा सा बटर लगाना है। इसे बटर पत्थर तो क्या आंसू निकल आएंगे। वैसे ये मेरे दिल जला हस्बैंड ज़रूर फिसल गया होगा अब तक। आखिर इतना बटर जो लगा दिया मस्के का, और फिर सीधे उंगली पर नचाऊंगी। बस एक बार मेरे झांसे में ये आ जाए, फिर देखो मैं सबको कैसे अपनी उंगली पर नचाती हूँ। आखिर मेरा नाम भी अवीरा कुंद्रा नहीं। और फिर भोली सी सूरत बनाते हुए अपने दोनों हाथ में अपने चेहरे को थाम कहती है, हस्बैंड मेरी मासूम सी शक्ल को देखो ना। और फिर बड़े ही परमिशन चाहिए थी। वहीं आदित्य जो अभी अबीरा की बातों से मानो कुछ पलों के लिए खो सा गया था, वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुन एकदम से, लेकिन जैसे ही अबीरा परमिशन की बात करती है तो आदित्य की आंखें छोटी हो जाती है। तभी अबीरा अपने चेहरे पर आदित्य के चेहरे को जोड़ते हुए कहती है, हस्बैंड वो मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, बहुत दिन हो गए हैं, मम्मी पापा से भी मिली नहीं हूँ और कल जाकर उनसे मिलना है प्लीज़। अबीरा के मुंह से कुंद्रा निवास जाने की बात सुन आदित्य की आंखें ठंडी पड़ जाती है और वो एकदम से अबीरा को खुद से दूर धक्का देते हुए नीचे गिरा देता है। इससे अबीरा एकदम से अपने कमर सहलाते हुए आदित्य को देखने लगती है। वहीं आदित्य गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, अच्छा तो इसलिए तुम मुझे इतनी देर से पहला फुसला रही थी। कान खोलकर सुन लो मेरी बात हमेशा के लिए। इस बार भी मेरा यही जवाब है कि तुम कहीं नहीं जाओगी कुंद्रा मेंशन, और जब मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए। ये बोलकर आदित्य गुस्से से कमरे से बाहर चला जाता है और वह अबीरा की आंखों से आंसू की बूंद छलक जाती है और वो अपनी कमर सहलाते हुए सोफे पर बैठते हुए कहती है, जालिम कहीं का, आखिर अपने आप को समझता क्या है, अकड़ू बंदर कहीं का। आखिर क्यों आदित्य कुंद्रा निवास का नाम सुनते ही गुस्से से लाल पीला हो गया, और क्यों नहीं जाने देना चाहता आदित्य अबीरा को कुंद्रा निवास। जानेंगे जल्द ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।